बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं सिंक्रोनस मोटर की। तो देखो, जिन लोगों को ऑल्टरनेटर का एनालिसिस अच्छे से समझ आ चुका है, वो लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके ना सेम चीज एग्जैक्टली सेम तरह से डिराइव करने की कोशिश करो। सबसे पहली कंडीशन थी कि पावर कांस्टेंट रखनी होती है वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व में, और पावर होती है वीटी आई ए कॉस फाई। इन्फिनिट बस बार, आईबीबी लिख रहा हूं, इन्फिनिट बस बार की वजह से वीटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थे, जिससे कि आई ए कॉस फाई भी कांस्टेंट आ गया था। और पावर का दूसरा फॉर्मूला था ई एफ वी टी बाय एक्सेस साइन ऑफ डेल्टा, ये भी कांस्टेंट है पावर। तो पावर कांस्टेंट होने से वीटी और एक्सेस तो कांस्टेंट थे, तो ई एफ साइन डेल्टा भी कांस्टेंट आ गया। अब तुम लोग कहोगे कि सर कांस्टेंट तो हमारी आउटपुट पावर थी, ना कि इनपुट पावर, और मोटर के लिए ये जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर इनपुट पावर एंड नॉट द आउटपुट पावर। तो मेरा ये जवाब होगा कि ये जो मशीन है ये हम लॉसलेस मान के चल रहे हैं, तो इसका इनपुट और आउटपुट पावर सेम होगा। तो एक पॉइंट लिख लेना, while drawing V curve and inverted V curve, we assume the machine to be lossless and hence the input and output powers are equal। ठीक है, अब इसका भी फेजर डायग्राम बनाना है, तो मैं एक इक्वेशन और लिख देता हूं जो कि है ईएमएफ की। मोटर के अंदर ईएमएफ लिखने का तरीका होता है वीटी माइनस जे आई ए एक्सेस, क्योंकि आई ए की डायरेक्शन बदल जाती है ना, तो माइनस जे आई ए एक्सेस। सेम वे में फेजर बनाते हैं। सबसे पहले ये बन गया अपना वीटी, ठीक है। पहले की तरह ना आइए इससे लैगिंग ले लो, थोड़ा ज्यादा लैगिंग ले लेते हैं। IA1 एट एन एंगल फाई 1। अब पहले की तरह ही मेरा ये क्वेश्चन है कि IA cos फाई कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो जब वर्टिकल से एंगल फाई है तो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा cos फाई और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा sin फाई। ठीक है, थोड़ा सा ये लाइन हमें ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये वर्टिकल प्रोजेक्शन हमारा इतना ही रहना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वीटी पे, वीटी में से जे आई एक्सेस सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस जे का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज आना है। तो इस तरह से आएगा IA1 एक्सेस। तो ये बन जाएगा EF1 एट एन एंगल डेल्टा 1। अब बात ये आती है EF साइन डेल्टा भी कांस्टेंट रखना है। वर्टिकल से इसका एंगल है डेल्टा 1, तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा कॉस डेल्टा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा साइन डेल्टा। तो इसको देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर लो, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा EF साइन डेल्टा, दिस मस्ट बी कांस्टेंट। कहने का मतलब जो भी ईएमएफ की टिप होगी वो ये ब्लू लाइन पे लाई करेगी, पहले की तरह करंट की टिप रेड वाली लाइन पे लाई करेगी, ईएमएफ की टिप ब्लू वाली लाइन पे लाई करेगी। तो मैं एक और ईएमएफ बना देता हूं। ये सपोज मैंने बना दिया EF2 एट एन एंगल डेल्टा 2। अब इसमें जो आर्मेचर करंट का फेजर आएगा वो आएगा IA2 एक्सेस। तो IA2 जो आएगा वो यूनिटी पावर फैक्टर पे आ जाएगा, क्योंकि IA एक्सेस
IA के परपेंडिकुलर है, तो IA एक्सेस अगर हॉरिजॉन्टल है तो IA वर्टिकल होगा। ऐसे ही एक तीसरा और बना लो, इसी पे एक तीसरा और बना लिया जाए जो कि और ऊंचा EMF हो जाए, ये EF3। तो ये वाला जो ग्रीन दूसरा फेजर बना रहा हूं ये IA3 एक्सेस होगा। IA3 एक्सेस अगर ऐसे है तो IA3 इस टाइप से होगा एट एन एंगल phi3। अब अगेन देखो पिछली वाली कहानी चल रही है। अब मैं कहूंगा जब मैं फील्ड करंट बढ़ाता हूं, IF1 से मैं बढ़ाता हूं IF2 पे और IF2 से मैं बढ़ाता हूं IF3 पे, तो फील्ड करंट बढ़ाने से EMF जो कि फ्लक्स या फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है वो भी बढ़ता है। तो EMF बढ़ने से अब क्या क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर पे, इस बारे में हमें बात करनी है। तो 1 से 3 की तरफ जाओगे तो ये देखोगे आर्मेचर करंट पहले लैगिंग था, फिर यूनिटी हुआ, फिर वो हो गया लीडिंग। तो अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो पावर फैक्टर पहले लैगिंग था, फिर यूनिटी गया और फिर वो गया लीडिंग। आर्मेचर करंट की अगर बात करें, अगेन वही राइट एंगल ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर से बड़ा हाइपोटेनस होता है, तो अगर परपेंडिकुलर से बड़ा हाइपोटेनस होता है तो IA1 से गया IA2 पे जो कि लेस देन IA1 था, फिर इससे गया IA3 पे जो कि ग्रेटर देन IA2 था। यानी पहले तो डिक्रीज हुआ और फिर ये यहां पे इंक्रीज हुआ, ठीक है। और इधर पावर फैक्टर पहले इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज। तो ट्रेंड देखो सेम है जो कि ऑल्टरनेटर में भी था कि करंट पहले घटता है फिर बढ़ता है और पावर फैक्टर पहले बढ़ता है और बाद में घटता है। वही सेम ट्रेंड आ रहा है। अगर सेम ट्रेंड आ रहा है और ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो सबसे पहला ग्राफ मैं बनाने वाला हूं आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट, यानी कि V कर्व, IA वर्सेस IF। ठीक है, IA वर्सेस IF बनाना है। अब IA पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा, तो V कर्व का ही शेप बनेगा इस टाइप से। अब ये मान लो ये केस नो लोड का है, पहले की तरह ही बात करो, लोड बढ़ाने से ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। ये P3, ये P2 और ये P1, तो P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। अब ये जो मिनिमम वाला पॉइंट होता है, मिनिमम आर्मेचर करंट वाला, ये यूनिटी पावर फैक्टर वाला होता है। तो अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, मैंने बताया था ना, कंपाउंडिंग कर्व। अब देखो पावर फैक्टर पहले लैगिंग था, यानी इस साइड पे पावर फैक्टर की बात क्या हो रही है, लैगिंग, और इस साइड पे बात हो रही है लीडिंग। तो चाहो तो तुम कंपाउंडिंग कर्व और भी बना सकते हो। ये शुरू सारे सेम पॉइंट पे होते हैं, आगे अलग अलग जाते हैं। तो ये लैग के लिए और ये अपना लीड के लिए, तो ये वी कर्व बन गए। अगेन बात वही है, अगर ज्यादा लोड लगाओगे या ज्यादा पावर मोटर से ड्रॉ करोगे तो करंट बढ़ता है, इसीलिए वी कर्व ऊपर शिफ्ट होता है। अब सेम चीज अगर पावर फैक्टर के लिए बनानी है तो देखो पावर फैक्टर में हमें मैक्सिमम वैल्यू पहले से पता होती है कि पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है। अब अगर पावर फैक्टर का ग्राफ बनाओगे तो पहले लैगिंग से यूनिटी जाएगा यानी पावर फैक्टर बढ़ेगा, फिर यूनिटी से लीडिंग जाएगा यानी कम होगा। तो पहले बढ़ता है फिर कम होता है, बट अब पहले क्या होगा, लैग, और बाद में क्या होगा, लीड। जनरेटर में जस्ट उल्टा था, पहले लीड था और फिर लैग था। अब अगेन वही बात है, पावर बढ़ाने से आर्मेचर करंट बढ़ेगा यानी आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा,
तो उसको कंपेंसेट करने के लिए फील्ड करंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो फील्ड करंट अगर बढ़ाना है तो कर्व को राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी 3 कर्व बना लो, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना। इफ द लोड इज इंक्रीज्ड, आर्मेचर करंट इंक्रीजेस, so armature reaction also increases, and to compensate the effect of armature reaction, the field current needs to be increased, so the inverted V curve shifts towards right। अब दूसरा इफेक्ट देखो क्या होता है, इसमें अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। जनरेटर और मोटर में मेन डिफरेंस ये होता है कि अंडर एक्साइटेड में जनरेटर होता है लीडिंग, मोटर होती है लैगिंग, और ओवर एक्साइटेड में जनरेटर होता है लैगिंग, मोटर होती है लीडिंग। तो एक बार ये वाला पॉइंट लिखो। द मेजर डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर इज दैट जनरेटर ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर in under excited condition and motor operates at lagging power factor in under excited condition, whereas in over excited condition generator operates at lagging power factor while motor operates at leading power factor. Hence initial power factor in generator is leading and it goes towards lagging, whereas it is opposite for the case of motor। यानी जनरेटर में पहले लीडिंग पावर फैक्टर दिखाओगे, बाद में लैगिंग, मोटर में पहले लैगिंग और बाद में लीडिंग। इस वजह से क्या होगा कि ग्राफ सेम रहेगा, बस लैग और लीड एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अलग अलग ग्राफ मत याद रखो, ये याद रखो आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट वी कर्व, पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट इन्वर्टेड वी कर्व। लोड बढ़ाने से वी कर्व अप शिफ्ट होता है और लोड बढ़ाने से इन्वर्टेड वी कर्व राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, इतनी बातें वी कर्व के अंदर याद रखना, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में काफी काम आता है एनालिसिस के लिए, जहां इंक्रीजेस डिक्रीजेस की बात की जाए। और अगर फिर भी ना कर पाओ तो फेजर डायग्राम इसका बेसिक है, फेजर डायग्राम से भी इसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सबसे बेसिक मेथड है सॉल्व करने का इस तरह के क्वेश्चन को यूजिंग द फेजर डायग्राम। तो ये भी ये कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स का ही एक पार्ट हुआ। ठीक है, बट ये मोटर और जनरेटर दोनों के लिए बनता है। पहले जो भी कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाई थी वो सिर्फ जनरेटर या ऑल्टरनेटर के लिए बनाई थी। ठीक है ना, तो इस कर्व के अंदर इतना ही आप लोगों को तैयार करना है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल एज सच डायरेक्टली फ्रेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।